हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को माइनिंग आर्मी यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि दोस्तों माइनिंग रिलेटेड वीडियोस और ज़्यादा मैं ला सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओपन कास्ट माइनिंग के चयन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी दोस्तों व्हाट फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। यानी जब हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग चयन करते हैं या करते हैं तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, देर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी ओपन कास्ट माइनिंग आर फॉलोइंग। यानी दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि ओपन कास्ट माइनिंग को अफेक्ट करता है। तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशन अगर ओपन कास्ट माइनिंग का अच्छा रहेगा तो वर्कर क्या होगा, अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा और प्रॉपरली हो पाएगा, स्पीडली हो पाएगा। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बुरा रहा, बेड रहा, तो वर्कर क्या अच्छे तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, स्पीडली नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग शुड बी गुड सो दैट द वर्कर्स कैन वर्क प्रॉपरली। इफ द क्लाइमेटिक कंडीशन इज बैड देन वर्कर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली एंड स्पीडली। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ उदाहरण है जैसे समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। क्लाइमेटिक में आते हैं समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन में। यानी दोस्तों गर्मी के दिन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा ओपन कास्ट माइनिंग को, विंटर सीजन में क्या इफेक्ट करेगा और रेनी सीजन में क्या इफेक्ट करेगा। तो इन समर सीजन में क्या होगा कि इफ द क्लाइमेट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग सरफेस माइनिंग द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर विल बी रिड्यूस। यदि क्लाइमेटिक बहुत ज़्यादा जलवायु या जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, गर्म है, तो उसके दौरान जो वर्कर का एफिशिएंसी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और काम क्या होगा, ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग मोर इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, तो इन समर सीजन में ये होगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इन विंटर सीजन। इफ़ द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि जो जलवायु है बहुत ही ठंडा है, तो उसमें भी वर्कर का एफिशिएंसी क्या होगा, घट जाएगा, जिसके कारण जो वर्क है वो ब्रेकडाउन हो सकता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, यानी सर्दी के मौसम में यदि मौसम बहुत ठंडा है तो कर्मचारी की कार्य क्षमता कम हो जाएगी और काम भी खराब हो जाएगा, जिसके कारण हमें अधिक आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब आते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन क्या है, इफ़ द वेदर इज वेरी रेनी ड्यूरिंग द सरफेस माइनिंग द सरफेस विल बिकम वेट एंड द मशीन्स विल नॉट रन प्रॉपरली। यानी यदि जो जलवायु है बहुत ही बरसात है, पानी वाला है, पानी गिर रहा है, या बहुत ही रेनी सीजन है, ठीक है, तो उस समय जो सरफेस है वो क्या होगा, वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, जिसके कारण मशीनें उसमें रन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली और वर्कर का एफिशिएंसी वहाँ रिड्यूस हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वर्क क्या होगा, रुक सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। यानी कि बरसात के मौसम में यदि सतह पर खनन के दौरान मौसम बहुत अधिक बारिश वाला हो तो सतह गीली हो जाएगी और मशीनें ठीक से नहीं चलेगी, जिससे काम बिगड़ जाएगा और हमें अधिक आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ये फैक्टर अफेक्ट करता है क्लाइमेटिक कंडीशन, विंटर सीजन में, रेनी सीजन और समर सीजन। दूसरा फैक्टर इफेक्ट है ओपन कास्ट माइनिंग का, वो है डेप्थ ऑफ द डिपॉजिट। डेप्थ ऑफ द डिपॉजिट बोलने का मतलब है दोस्तों कि जो कोल है या मिनरल्स है वो कितने गहराई में डिपॉजिट है। तो आइए हम लोग इस पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये ओवरबर्डन का लेयर है और ये कोल का लेयर है। अगर दोस्तों ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए एक्सकेवेटर मशीन लाइक अ सोवेल और हाइड्रोलिक सोवेल का इस्तेमाल किए और ओवरबर्डन को जैसे ही हम लोग रिमूव किए उसके तुरंत बाद ही कोल का लेयर हम लोग को मिल गया, तो हम लोग समझेंगे कि ये कोल का जो डिपॉजिट है वो कम गहराई में है। ठीक है दोस्तों, अगर इस पिक्चर में देखते हैं दोस्तों तो इसमें जो डिपॉजिट का जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। यानी दोस्तों ये ओवरबर्डन है, ये कोल का लेयर है। ठीक है,
अगर ओवरबर्डन को रिमूव करने के लिए एक्सीवेटर मशीन लगाएं और ओवरबर्डन को जैसे ही रिमूव किए हम लोग को कोल का लेयर मिला, यानी कि ओवरबर्डन हम लोग को ज़्यादा रिमूव करना पड़ा, उसके बाद ही कोल का लेयर मिला हमको। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो कोल का लेयर है या कोल का जो डिपॉजिट है वो बहुत ही गहराई में है। इस समय क्या होगा दोस्तों कि ओवरबर्डन ज़्यादा हटाना पड़ा क्योंकि वो कोल बहुत ही गहराई में था, और ओवरबर्डन ज़्यादा रिमूव करेंगे तो अनइकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेप्थ ऑफ डिपॉजिट जो होगा मिनरल्स या कोल का वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो द डेप्थ ऑफ द डिपॉजिट शुड बी लेस सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल मिनरल्स। इफ द डेप्थ ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन वी नीड टू रिमूव अ लार्ज नंबर ऑफ ओवरबर्डन विच इज अनइकोनॉमिक। इन दिस कंडीशन वी यूज अंडरग्राउंड माइनिंग। यानी दोस्तों अगर डेप्थ ऑफ डिपॉजिट क्या हो कम होना चाहिए ताकि दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। ठीक है, यदि डेप्थ ऑफ डिपॉजिट क्या हो ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में ओवरबर्डन को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि अनइकोनॉमिकली है। इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। तो डेप्थ ऑफ डिपॉजिट कम होनी चाहिए ताकि हम बड़ी संख्या में लाभदायक खनिजों का निष्कर्षण कर सकें। यदि जमा की गहराई यानी डेप्थ ऑफ डिपॉजिट आवश्यकता से अधिक है तो हमें बड़ी संख्या में अधिभार यानी ओवरबर्डन को हटाना होगा, जो कि अलाभकारी है। ऐसी स्थिति में हम भूमिगत खनन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों तीसरे इफेक्ट जो कि ओपन कास्ट माइनिंग को अफेक्ट करता है, वो है दोस्तों थिकनेस ऑफ द कोल। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ कोल का मतलब है दोस्तों कि जो कोल का थिकनेस है वो ओवरबर्डन की तुलना में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर कम रहेगा थिकनेस ऑफ कोल ओवरबर्डन की तुलना में तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आइए दोस्तों इस पिक्चर से समझते हैं हम लोग। तो इस पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों कि ओवरबर्डन का लेयर 20 मीटर का है और कोल का लेयर 50 मीटर का है। यानी दोस्तों ओवरबर्डन को जैसे ही हम लोग 20 मीटर रिमूव किए तो हम लोग को 50 मीटर लेयर का एक कोल का लेयर मिल गया। यानी दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और 50 मीटर के बाद हम लोग फिर 10 मीटर का ओवरबर्डन हटाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 40 मीटर का कोल का लेयर मिला। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि ओवरबर्डन यहाँ पर कम हटाना पड़ रहा है। इस पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों ओवरबर्डन का लेयर 50 मीटर का है और कोल लेयर 20 मीटर का है, उसके बाद ओवरबर्डन 40 मीटर का है, उसके बाद कोल का लेयर 10 मीटर का है। यानी कि 50 मीटर ओवरबर्डन हटाने पर हम लोग को 20 मीटर का ही सिर्फ कोल का लेयर मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों हम लोग को इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग को ओवरबर्डन ज़्यादा से ज़्यादा हटाना पड़ रहा है। तो आप लोग थिकनेस ऑफ कोल का मतलब समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों डीप ऑफ द डिपॉजिट, जो कि दोस्तों चौथा फैक्टर इफेक्ट है ओपन कास्ट माइनिंग का। यह भी फैक्टर इफेक्ट करता है ओपन कास्ट माइनिंग को जब हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग चॉइस करते हैं। तो डीप ऑफ डिपॉजिट बोलने का मतलब है दोस्तों कि जो कोयला का लेयर है वो प्लेन है या इरेगुलर है। अगर दोस्तों कोयला का लेयर अगर प्लेन रहेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, इजीली वर्क कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अगर प्लेन लेयर में मशीनरी को खड़ा करेंगे तो वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों वही जो लेयर है कोल का लेयर वो क्या हो इरेगुलर शेप में हो, प्लेन ना होकर इरेगुलर शेप में हो, तो उस समय मशीनरी को खड़ा करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आएगा। जैसे दोस्तों अगर मान चलिए इस तरह का लेयर है, ठीक है, अगर मशीनरी को हम यहाँ खड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं तो मशीनरी यहाँ पर खड़ा होगा तो वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे तरह से। ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए ये प्लेन लेयर है, ठीक है, अब मशीनरी को हम यहाँ खड़ा किए, ठीक है, मशीनरी को यहाँ खड़ा किए तो यहाँ पर खड़ा किए तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा क्योंकि लेयर प्लेन है। ठीक है दोस्तों, तो डीप ऑफ डिपॉजिट
depth of the deposit should be less so that we can easily extract the profitable minerals because the layer of coal is plain। यानी डिप ऑफ डिपॉजिट क्या हमेशा कम होना चाहिए ताकि दोस्तों हम लोग आसानी से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ, क्योंकि दोस्तों जो लेयर है कोल का वो प्लेन है। तो आप लोग समझ गए होंगे डिप ऑफ डिपॉजिट। अब आइए दोस्तों, पांचवा जो फैक्टर इफेक्ट है वो है दोस्तों ओवरबर्डन। यानी दोस्तों ओवरबर्डन ओपन कास्ट माइनिंग को अफेक्ट करता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये ओवरबर्डन है और ये कोल का लेयर है, ठीक है। तो अगर दोस्तों ओवरबर्डन का लेयर कोल के लेयर से कम रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि दोस्तों ओवरबर्डन को कम हटाना पड़ा और कोल हमको ज़्यादा मिल गया। लेकिन दोस्तों ओवरबर्डन का लेयर बहुत ही ज़्यादा है और कोल का लेयर बहुत कम है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ओवरबर्डन को रिमूव करना पड़ा। उसके बाद कोल को मिला, हमको कोल मिला। तो इस समय क्या होगा दोस्तों, हम लोग को कम इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि दोस्तों ओवरबर्डन को ज़्यादा हमको रिमूव करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ओवरबर्डन शुड बी लेस सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल मिनरल्स। इफ द ओवरबर्डन इज मोर देन वी हैव टू रिमूव अ लार्ज नंबर ऑफ यूजलेस और वेस्टेज मटेरियल विच इज अनइकोनॉमिक एंड अनप्रॉफिटेबल। यानी दोस्तों ओवरबर्डन कम होना चाहिए ताकि हम बड़ी संख्या में लाभदायक खनिज निकाल सके। यदि ओवरबर्डन अधिक है तो हमें बड़ी संख्या में बेकार या बर्बाद सामग्री को हटाना होगा, जो कि अलाभकारी और लाभहीन है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।